इस वीडियो को लेके। देखिए हम बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके हम काइंड्स कर रहे थे। आज हमारा सेकंड काइंड, उसका जो मेन पॉइंट है सेकंड वाला, वो कर लेते हैं। देखिए ये कहता है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इसकी तरलता के आधार पर, यानी कि कितनी वो है फ्लेक्सिबल है, कितना हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं उस बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बजट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर भी आगे उसको क्या किया गया है, बांटा गया है। इसने कहा फिक्स बजट फर्स्ट है, सेकंड कहता है फ्लेक्सिबल बजट। देखिए फिक्स बजट क्या होता है, ये कहता है फिक्स बजट इज़ अ बजट विच इज़ डिज़ाइन टू रिमेन अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। ये कहता है एक्टिविटी अटेन करने के लिए फिक्स बजट ऐसा बजट होता है जिसको हम क्या है चेंज नहीं करते, वो हमेशा क्या रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। ओके हर लेवल के ऊपर। ये कहता है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन। ये कहता है ये कभी भी चेंज नहीं होता जब उसको क्या करते हो, एक्चुअली अटेन कर लेते हो, उस टाइम भी इसको बदला नहीं जा सकता। ये कहता है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड डज नॉट टेक नोट ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। ये कहता है इसको हम प्रिपेयर करते हैं किस लिए, अलग अलग लेवल्स के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और इसका क्या है, इसका कोई भी नोट जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता। ये कहता है देयरफॉर इट बिकम यूजलेस फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज। ये कहता है अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो आपका क्या होता है, एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ये इसको क्या करता है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं करता। ये सेकंड कहता है, ये कहता है फ्लेक्सिबल बजट यानी कि जिसको आप चेंज कर सकते हो। ये कहता है अ फ्लेक्सिबल बजट इज ए बजट वेरियस a flexible budget is a budget designed to change in according with the level of activities actually attained। ये कहता है फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है स्टूडेंट्स जिसको आप किसी भी एक्टिविटी को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो, उसके अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कहता है फ्लेक्सिबल बजट प्रोवाइड्स बजट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्ड। फ्लेक्सिबल बजट इज़ डिज़ायरेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ये कहता है जो फ्लेक्सिबल बजट है वो क्या करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, अलग अलग लेवल पे बजट की कॉस्ट को अलग अलग तरीके से चेंज करने के लिए वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ वेरियस लेवल, यानी कि हर एक लेवल की एक्टिविटी को अचीव करने के लिए वो अपनी तरलता दिखा सकते हैं, वो चीज़ होती है, ठीक है। ये कहता है कुछ इसने पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट ने कहा where the business is new or estimated of demand is not possible। ये कहता है अगर कोई बिजनेस न्यू है स्टूडेंट्स तो उसकी एस्टिमेटेड डिमांड लगाना क्या है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि सपोज अगर मार्केट में एक न्यू टाइप की आप सोप लॉन्च कर रहे हो, साबुन लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी जो है पास्ट डिमांड तो कुछ थी ही नहीं, तो आप उसका एस्टिमेशन लगा ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए ये कहता है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कहता है वेयर द बिजनेस इज सब्जेक्ट टू बी वेजिटराइज ऑफ नेचर सच एज सॉफ्ट ड्रिंक। ये कहता है ऐसा बिजनेस जो क्या करता है, सब्जेक्टिव हो, जैसे कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, या फिर जो आप ये पीते हो सारा दिन, जलजीरा आजकल मेनली चल रहा है, इन चीज़ों की क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल डिमांड होती है। कई बार लोग इसको गर्मी में भी खरीदना प्रेफर करते हैं, में भी कई बार सर्दियों में भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें अगर आपका तबीयत ख़राब है तब भी लोग उसको पीना प्रेफर करेंगे। ओके आगे कहता है वेयर सेल आर अनप्रिडिक्टेबल। ये कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे सेल की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होती, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी उसको परचेज किया जा सकता है, कभी भी उसको लोग छोड़ सकते हैं, वो चीज़। ओके आगे कहता है वेयर द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कीप चेंज ड्यू टू द चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। ये कहता है जहाँ पे डिमांड क्या हो, प्रोडक्ट की कभी भी चेंज हो सकती हो, किस वजह से, न्यू फैशन आ जाने की वजह से, या लोगों का, कस्टमर्स का, जो हमारे चीज़ें परचेज करते हैं वो कस्टमर्स का टेस्ट अगर बदल जाए। सपोज़ पहले उन्हें जलजीरा पीना पसंद था, अब उन्हें क्या पीना पसंद है, अब उन्हें कोका कोला पीना पसंद है, वो चीज़। ओके आगे कहता है वेयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ नेसेसरी मटेरियल एंड लेबर। ये कहता है जहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सप्लाई क्या है, वो इरेगुलर है, यानी कि कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, या फिर जहाँ पे लेबर जो है, कहीं कभी लेबर लगा रहे हैं हम लोग, कभी हटा रहे हैं, वहाँ पे उस चीज़ को क्या करना है, एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहता है परफॉर्मेंस बजट की। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, कहते हैं परफॉर्मेंस बजट इज ए सिस्टम ऑफ बजट वेयर
which require fixing of responsibilities of each executive in the organization and a continuous appraisal of his performance। ये कहता है परफॉर्मेंस बजट वो होता है इस ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, बजट प्रिपेयर करता है, बजट तैयार करता है किस चीज़ के लिए, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जिम्मेदारी है, हर एक एग्जीक्यूटिव की यानी कि हर एक पर्सन की जो जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एग्जीक्यूटिव अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है उसके लिए क्या करना, एक बजट प्रिपेयर करना और साथ ही साथ उनको कॉन्टिन्यूसली अप्रेजल भी देना कि अगर वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कुछ गिफ्ट दो, जैसे कि अगर उन्होंने लास्ट टाइम से सेल इंक्रीज़ कर दी है तो कोई भी उनको गिफ्ट हैम्पर दे दो, जिससे क्या हो उनकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल हो, यानी कि उन्हें भी लगे कि कंपनी हमारी तरफ क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। ओके, इट इज़ सिस्टम ऑफ बजटिंग इन विच इनपुट कॉस्ट आर रिलेटेड टू द एक्चुअल performance. Under this system, the responsibility of the various level of management is predetermined in term of result expected from them and giving authorities to them। ये कहता है इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारी इनपुट कॉस्ट ना उसको रिलेट किया जाता है, जोड़ के देखा जाता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या सिस्टम चल रहा है, यानी कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स के बीच में क्या कर दिया जाता है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाता है उसको क्या दिया जाएगा, एक अप्रेजल दिया जाएगा और वही हमारा होता है परफॉर्मेंस बजट। अगर कोई एम्प्लॉय लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है स्टूडेंट तो उसको अप्रेजल के तौर पर कई बार हम बोनस दे देते हैं या फिर लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा उसकी जो है सैलरी को इंक्रीज़ करते हैं। सपोज लास्ट ईयर हमने 10% की थी बट अब की बार वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो अब की बार जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पर जो है 15% सैलरी करती है, वो होता है परफॉर्मेंस बजट। ओके, ये कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट इज मेड एंड द रेमेडियल मेजर में बी टेकन ड्यू द रिलेवेंट पीरियड। वही ये कहता है कि पीरियड के बेसिस पे उसको क्या कहता है, मापा जाता है कि एक्चुअल में कितनी है और पास्ट में कितनी थी। अगर आपसे हो सके स्टूडेंट एक डेफिनेशन याद कर लें, बाकी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, छोड़ दो, कोई ज़रूरी भी नहीं होती है, ठीक है। आगे कहता है परफॉर्मेंस बजट इज़ अ टेक्निक अंडर विच, डेफिनेशन छोड़ दिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नीचे से पैराग्राफ। ये कहता है परफॉर्मेंस बजट इज़ अ टेक्निक अंडर विच responsibilities centers are established and the targets are set in terms of physical performance of every responsibility center and then expenditures to be incurred to achieve the physical target to estimate the performance and valued through periodic performance report। ये कहता है परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, वो एक टेक्निक को अपनाता है, कैसी टेक्निक को, जिसके अंदर हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको बांट देता है, यानी कि उत्तरदायित्वों को बांट देता है एक दूसरे के साथ, एक टारगेट देता है कि आपको ये टारगेट क्या करना है उसके अंदर फुलफ़िल करना ही करना है। अगर वो उसको फुलफ़िल कर देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा अच्छे से कर देता है और साथ ही साथ हमारे एक्सपेंडिचर जो वो कर रहा है वो फिजिकल टारगेट के तौर पर बहुत कम है और हमें हमारी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो अप जा रही है, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और वो रिपोर्ट में भी यही शो करता है। तो वो क्या करता है, वो परफॉर्मेंस के तौर पर उसको कुछ एक्सेस जो बेनिफिट देगा वो हमारा होता है परफॉर्मेंस बजट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आगे कर लेते हैं, आगे क्या करता है, ये कहता है स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस बजट। स्टेप्स क्या क्या है परफॉर्मेंस बजट के, ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, सेटिंग अप फिजिकल परफॉर्मेंस टारगेट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। ये कहता है सबसे पहले क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, क्या इस्टेब्लिश करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या क्या है, किसने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करना है, ये ठीक है, देना है, बांटना है। उसके बाद क्या करेगा, सेट अप फिजिकल परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी कि जिन जिन लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, जिनको जिम्मेदारियां दी गई है उनके बीच में एक फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी कि सपोज जैसे किसी को दे दिया कि आपका टारगेट है आपने 10% सेल इंक्रीज़ करनी है, किसी को दे दिया 5% इंक्रीज़ कर दिए, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा, फिजिकल टारगेट दिया जाएगा। आगे कहता है एस्टिमेटिंग द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड टू अचीव द फिजिकल टारगेट, एक एस्टिमेट करके यानी कि सपोज करके उसको एक जो है पैसे भी दिए जाएंगे, कॉस्ट भी दी जाएगी एक्सपेंडिचर के लिए। सपोज क्या हो गया, जैसे कि इसको 10% सेल बढ़ाने के लिए कहा था, उसको कह दिया कि आपके पास ये 10,000 रुपये हैं, आप इतना एक्सपेंडिचर करके आपको इतने सेल बढ़ानी है, इसको 5% बोलता उसको 5,000 दे दिया, वो चीज़। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो उसने दिया था उसके बाद उसको एक्चुअल के साथ क्या किया जाएगा, मापा जाएगा, कंपैरिजन तुलना की जाएगी।
आगे कहता है असर्टेनमेंट ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसके बाद डेविएशन यानी कि उसके अंदर क्या कमियाँ रही उसको जज करेंगे और सही से उसके एक्शन लेंगे। आगे कहता है एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट की एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में वो क्या करती है, वो उसकी सहायता करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है इट इनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी यानी कि मैनेजर के उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है, यानी कि मैनेजर को जवाब देना होता है कि हाँ भाई आपको क्या करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, यानी कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है स्टूडेंट्स, हमारे मैनेजर के ऊपर आ जाती है। ओके, आगे कहता है इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड, ये कहता है ये हेल्प करता है किसके अंदर, क्लियरिंग, ऑब्जेक्ट को क्लियर करने में, और ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्ट कोई चीज़ उसको बेचनी है तो उसको बेच कर उसके फंड्स जो भी उसको ज़रूरत है उसको न्यू लेने में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। आगे कहता है इट इज़ वेरी यूजफुल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे इसने कहा प्रोग्राम बजट, यानी कि प्रोग्राम बजट क्या होता है। प्रोग्राम बजट बेसिकली स्टूडेंट्स वो होता है जब आपको कोई भी प्रोग्राम करना हो या कुछ भी हो तो उसके ऊपर जो आपको एक्सपेंडिचर करना होता है, जो खर्चा आप उसके ऊपर करते हो, वो चीज़ हमारा होता है प्रोग्राम बजट। देखते हैं, कहता है प्रोग्राम बजट was firstly used as Department of Defense in USA in 1961। ये कहते हैं सबसे पहले यूज़ हुआ था डिफेंस के डिपार्टमेंट में, कहाँ पे, यूएसए में, और कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये कहता है इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड, ये कहता है ये बेसिकली ध्यान देता है किसके ऊपर, फंड्स को एलोकेट करने के ऊपर, यानी कि इकट्ठा करने के ऊपर कि फंड उसको कितना इकट्ठा करना है। ठीक है, आगे कहता है जीरो बजट पीरियड जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट रेस्टोरेंट जहाँ पे उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता और वो बिना पैसे के अपना बिजनेस जो है क्या करता है, शुरू करता है। ओके, देखिए जैसे इसने कहा जीरो बेस बजट इज़ ऑल्सो नोन एज डिओ नोवा बजट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम दिया है, क्या दिया है, डिओ नोवा बजटिंग। ये कहता है बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि बजटिंग करना बिल्कुल शुरू से, जब उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उस टाइम से बजटिंग करना, और वो होता है जीरो बेस बजट। और सेकंड नाम इसका क्या दिया है स्टूडेंट्स, डिओ नोवा बजट। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस में कभी भी आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, मैं आपको डायरेक्ट जस्ट एक स्टडी कराती हूँ, कोई आपको एक्सेस टाइम वेस्ट नहीं करती। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, ये कहता है बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, हम स्टडी पे आ जाते हैं अपनी। ओके, यानी कि बजटिंग करना किससे, शुरू से करना। ये कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्डों में, इट इज़ बिगनिंग फ्रॉम जीरो बेस, इसकी शुरुआत करना कब से, बिल्कुल जीरो बेस से। ये कहता है एज्यूमिंग दैट नथिंग इज़ हैपन इन द पास्ट, ये एज्यूम करो कि पास्ट में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रॉफिट हुआ, ना कोई लॉस हुआ, नथिंग इज़ हैपन। ठीक है, ये कहता है दिस कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग कैन बी अप्लाइड फ्रॉम ए होम बजट टू द नेशनल बजट। ये कहता है इस कंसेप्ट को, जीरो बेस बजट के कंसेप्ट को आप घर से लेके और पूरे संसार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे नेशन तक, यानी कि नेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, आगे आपको क्या कहता है, ये कहता है हमें in the home budget a housewife prepare the budget for next month after ignoring the current and past budget। ये कहता है घर में आप कैसे सोच सकते हो कि एक हाउसवाइफ है, सपोज आपकी मदर हाउसवाइफ है, तो वो क्या करती है, वो ये सोच के कि पास्ट में कुछ भी नहीं था तो क्या करे, बजट प्रिपेयर करे, करंट और पास्ट को पूरा छोड़ के, तो वो हमारा बजट कौन सा होगा, जीरो बेस बजट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसने एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कहता है अकॉर्डिंग टू सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन, जीरो बेस बजट इज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज़ आर रीवैल्यूएटेड ईच टाइम अ बजट इज सेट। ये कहता है जीरो बेस बजट वो बजट है स्टूडेंट जिसके अंदर बजटिंग के हर एक एक्टिविटी को दोबारा से इवैल्यूएट किया जाता है सही टाइम, हर एक टाइम पे, और बजट सेट किया जाता है कि इस टाइम के लिए इतना बजट होता है। ठीक है, ये कहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ईच एक्टिविटी आर वैल्यूड एंड द कॉम्बिनेशन चूजन टू द मैच फंड अवेलेबल। ये कहता है और जो उसके पास फंड अवेलेबल होता है कॉम्बिनेशन के तौर पर, उसको क्या करता है, वो सही से यूटिलाइज करता है, डिज़ायर लेवल के लिए उसको बचा के रखता है। ठीक है, फीचर्स कर लेते हैं इसके स्टूडेंट्स। ये कहता है द मेन फीचर ऑफ जीरो बेस बजटिंग आर एज फॉलोज, नीचे दिया जीरो बेस बजटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोमिस दे एवरी रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर दैट जस्टिफाई, इट एज्यूम्स
इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो प्रीवियस एक्सपेंडिचर। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है जीरो बेस बजटिंग जो है वो क्या होता है, वो प्रोमिस करता है, वादा करता है क्या कि हर एक रुपये जो है, हर एक पैसा जो है उसका एक्सपेंडिचर का उसकी ज़रूरत है हर एक चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। ये कहता है, ये सोच के चलता है कि प्रीवियस में कोई खर्चा नहीं हुआ है और अभी जो खर्चा हो रहा है वही हमारा क्या है, हमारे पास ये रुपी जो है यही हमारा करंट का खर्चा है और उससे अकॉर्डिंग वो जीरो बेस बजटिंग को प्रिपेयर करता है। ये कहता है जीरो बेस बजट इज़ द बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। इट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम जीरो बेस एज्यूमिंग दैट नथिंग हैपन इन द पास्ट, ये सोच के कि पास्ट में यानी कि पुराने टाइम में कुछ भी नहीं हुआ था, कि कल मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ था, ये सोच के आज वो उसको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। ये कहता है इट फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू रीच ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये कहता है ये मेनली जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर फोकस करता है ताकि क्या कर सके, वो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। ये कहता है इट कंस्ट्रेंट्स ऑन वाई यूनिट मनी लेबर हावर मशीन हावर टू बी स्पेंड एंड नोट ऑन हाउ मच मनी विल बी स्पेंड। ये कहता है इसका मेन कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर, वाई, कि क्यों हुआ इतना मनी लेबर हावर का यूज़ क्यों हुआ, या मशीनरी जो है इतने घंटे क्यों चली, 8 घंटे क्यों चली, 10 घंटे चल के उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, वो चीज़, ठीक है। कितना उसके ऊपर खर्चा किया गया, स्पेंड हुआ है, और नोट ऑन और हाउ मच कितना नहीं किया गया, मनी विल बी स्पेंड, ठीक है। ये कहता है इट आइडेंटिफाइज द बेस्ट मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन लिमिटेड रिसोर्सेज, ये लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने का सबसे बेस्ट मेथड माना गया स्टूडेंट, कौन सा, जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। आगे कहता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसके अंदर जीरो बेस बजटिंग के अंदर जो हर एक लेवल के मैनेजर है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन बनाने में हर कोई अपनी राय देता है, ओके। ये कहता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग में कुछ प्रोसेस है, पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। इसने फर्स्ट कहा हमारे पास डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस बजटिंग, क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना, किसके लिए, जीरो बेस बजटिंग के लिए। उसके बाद कहता है डेवलपिंग डिसीजन यूनिट, यानी कि डिसीजन को डेवलप करना, डिसीजन के बारे में राय लेना, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसीजन आर टेकन, डिसीजन यूनिट्स आर डेवलप्ड बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कहता है ऐसे डिपार्टमेंट जाना जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, सारे डिसीजंस लेता है और उसके बाद डिसीजन यूनिट को क्या करना, डेवलप करना अच्छे से, ठीक है, काम में लेना। ये कहता है डेवलपमेंट डिसीजन पैकेजेस, यानी कि जो भी डिसीजन से उन्होंने डेवलप किया है उसके बाद उसको पैकेज करना, उसको काम में लेना, ठीक है। आगे कहता है डिसीजन पैकेज समरी द स्कोप ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स टाइम शेड्यूल, यानी कि हर चीज़ प्रिपेयर कर लेना कि कितने टाइम काम करेगा वो हमारा, उसके बाद जो है कितना हमें उससे बेनिफिट हो सकता है, या फिर कितने आपको उसके काम के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होगी, कितने पैकेज की ज़रूरत होगी, कितनी अनपैकेज की ज़रूरत होगी, ओके। आगे कहता है रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के तौर पर फिर आपको क्या करना है, उसको पैकेजेस उसकी कर लेनी है। ये कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेज, यानी कि जो उसने डिसीजन पैकेजेस दिए हैं उसके तौर पर हमारे रिसोर्सेज का क्या करना, पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना। आगे कहता है जीरो बेस बजटिंग की एडवांटेजेस क्या क्या होती है। ये कहता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ हो पाता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एंड ऑब्स्टेकल ऑपरेशन, यानी कि ऑब्स्टेकल जो भी उसके अंदर कमियाँ आ रही है या फिर जो भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ थी वो उसको ढूंढ के क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है, अलग निकाल देता है। ये कहता है इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इन्फ्लेटेड बजट, ये सहायता करता है हमारी जो एक्स्ट्रा हम बजट एक्स्ट्रा पैसे हम खर्चा कर रहे हैं उसको क्या करने में, डिटेक्ट करने में, उसको दूर करने में। ये कहता है इट इंक्रीजेज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हर लेवल के मैनेजर क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, तो बेसिक सी बात है जो भी उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी अच्छा होगा। ये कहता है इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव ऑपरेशंस। ये कहता है इसके अंदर हम मैनेजमेंट में कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा खर्चा ना हो उस तरीके को भी ढूंढकर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर मोर स्पेसिफिकली फिक्स्ड अंडर जीरो, यानी कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी है उनको पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है जीरो बेस बजटिंग के अंदर, और किसके साथ कंपेयर टू ट्रेडिशनल बजट के तौर पे, ठीक है। ये कहता है इट इंक्रीजेज स्टाफ मोटिवेशन
बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ये कहता है, ये क्या करता है, स्टाफ को इंक्रीज करता है, मोटिवेट करता है, क्या करके, उनको और ज़्यादा इनिशिएटिव प्रोवाइड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बांट के, ठीक है। आगे कहता है इट फोकस एंड इज़ यूजफुल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बजट। ये बेसिकली कहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बजट है पहले से क्लियर कर जाता है। ये कहता है इट फोकस ऑन कोस्ट बेनिफिट, ये कोस्ट बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स के, कि ये प्रॉफिट को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए काम करता है। आगे कहता है इट कैन बी यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी किया जाता है। Thus it can be used not only for fulfillment of objective but also for various varieties of the purpose। ये कहता है इट आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये कहता है ये जो भी आप उसके अंदर वेस्टफुल खर्चा करते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको एलिमिनेट करता है। ये कहता है इट इन्वॉल्व्स रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि सबका जो है जॉइंट डिसीजन होता है, रैशनल डिसीजन होता है, किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता। ये कहता है इट प्रमोट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी क्या करता है, वो ज़्यादा प्रमोट करता है। ये कहता है इट इज़ मोर लिमिटेशंस आ गई, हाँ इसकी कमियां क्या क्या है। ये कहता है इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, देखिए बेसिक सी बात है, ट्रेडिशनल बजटिंग है तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके अंदर अटेंशन पे करनी पड़ेगी। ओके, आगे कहता है इट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ड्यू टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बजट। ये कहता है ये इसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की ट्रेनिंग की, ताकि हम क्या कर सके, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जटिलता है, कठिनता है, ट्रेडिशनल बजट में उसको क्या कर सके, हमारे सारे एम्प्लॉय समझ सके। ये कहता है इट इंक्रीज पेपर वर्क बहुत बढ़ जाता है इसके अंदर। ये कहता है कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द डिसीजन पैकेज में बी वेरी हाई, यानी कि जो आप डिसीज़न लेते हो उसके ऊपर जो पैकेज है, कई बार वो क्या होता है, यानी कि कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है। ये कहता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग डिसीजन यूनिट एंड डिसीजन पैकेज। ये कहता है इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, कौन सी, डिसीज़न को डिफ़ाइन करना, यानी दूसरों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि कोई भी इसके अंदर डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, म्यूचुअल कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से होता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप हर डिसीज़न को सबके साथ बांटो और उनसे उनके ओपिनियंस लो, वो चीज़, ठीक है, वो भी इसकी क्या है, कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपके बजटिंग और बजटरी कंट्रोल चैप्टर का जो हमारा थ्योरी का पार्ट है सारा कवर हो चुका है। ओके, आपको अगर इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।